हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ो, सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, और वीडियो को लाइक भी करके रखो, और बेल आइकन जो दबा के रखोगे तो नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी और वीडियो देखना शुरू कर दो। ठीक है, टाइम पे हर चीज सिलेबस क्लियर हो जाएगी, इतना विश्वास रख के इस चैनल को फॉलो करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जो है आप लोगों का आज का टॉपिक है क्या? टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। ठीक है, टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। चलिए पढ़ते हैं। Observation obtained from the experiments mentioned in the previous section have suggested that Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges. डाल्टन ने जो बताया था कि इनडिविजिबल पार्टिकल क्या है, एटम है। ठीक है, जिसको अब क्या बताया गया है कि इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है। ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि डाल्टन ने जो बताया था वो बात क्या था, गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मेजर प्रॉब्लम्स बिफोर द साइंटिस्ट्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेयर। अब जो दिक्कतें आ रही थी वो देखो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। पहला, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहला क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे बात हो रही थी, जो दिक्कत हो रहा था कि एटम स्टेबल है या नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा है टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तीसरा क्या है यहाँ पे देखो, टू एक्सप्लेन, एक सेकेंड, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। यानी कि जो कॉम्बिनेशन से दो मान लो दो एटम है वो कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो ये बात उस टाइम नहीं पता चल रहा था। ठीक, उसके बाद देखो, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑब्जर्व्ड और इमिटेड बाय द एटम। ठीक है, इतना सारा बात क्या था, इतना सारा बात में दिक्कतें आ रही थी। ओके, चलो अब इस दिक्कत को कैसे एटॉमिक मॉडल सॉल्व करता है वो जरा हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, मिलिकन्स का एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप। ठीक है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप लाइन बाय लाइन देखो, और जो जो बात है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं और आप लोग भी उस चीज को हाईलाइट कर लोगे। इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, ऑयल ड्रॉपलेट का यूज जो होता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। ठीक है, produced by the atomizer were allowed to enter through a teeny hole, ठीक है, in the upper plate of electric condenser। ठीक है, the downward motion of these droplets was viewed through the telescope equipped with the micrometer eyepiece. By the measuring of the rate of the fall of these droplets, Millikan was able to measure the mass of oil droplets, the mass of oil droplets. The air inside the chamber was ionized by the passing a beam of X-ray through it. The electrical charge on these oil droplets was acquired by collisions with the aqueous ions। ठीक है, इस सारा को मैं समझा रहा आपको, थोड़ा सा आगे जाके इसको सारा को पहले आप लोग हाईलाइट कर लो, क्या क्या बात इसमें हाईलाइट करना है, फिर मैं एक बार में सारा को हिंदी में समझा देता हूँ। The fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated, or made by stationary depending upon the charge on the droplets and polarity and the strength of the voltage applied to the plate। ठीक है, by the carefully measuring the effect of electrical field strength on the motion of the oil droplets, Millikan concluded that the magnitude of electrical charges on the droplets is always an integral multiple of E, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई, जो हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में पढ़ेंगे, और N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। चलो अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि सबसे पहले एक डब्बा है। ठीक है, मिलिकन्स का एक्सपेरिमेंट में ये एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें ये जो यहाँ पे लगा हुआ है एटोमाइजर है। क्या है ये, एटोमाइजर है। अब एटोमाइजर से क्या होता है कि यहाँ से वो छोटे छोटे एटम यानी ऑयल का एटम जो होगा वो पंप करके इसमें भेजा जाएगा। तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, ऑयल ड्रॉप क्या कर रहा है, भेज रहा है। ये एटोमाइजर इसको दबा करके यहाँ से क्या होगा, इसमें ऑयल जाएगा, और इसमें ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास एक छोटा सा होल है। अब जितना भी इस एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट था वो धीरे से गिर जाएगा, ऐसे करके इस छोटे से होल से क्या होगा, गिर जाएगा। जब छोटे से होल से गिरेगा, सॉरी बड़ा हो गया,
इसी से देख लो, जब ये छोटे से होल से नीचे गिर रहा है तो गिरने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से छोटा सा एक्सरे एक्सरे पास कराया जाता है। क्या पास कराया गया? एक्सरे पास कराया गया। और यहाँ पे टेलीस्कोप लगा दिया गया, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा होल करके क्या लगा दिया गया? टेलीस्कोप। और ये जो प्लेट है वो निगेटिव प्लेट है। और ये नीचे से क्या हुआ, जब ऑयल ड्रॉप्स गिरा तो ऑयल ड्रॉप जब गिरा तो अंडर द ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ से टेलीस्कोप से क्या किया वो देखे, देखने के बाद उस पे जो चार्ज है, उस पे जो चार्ज है वो पता कर लिए, एक्वायर्ड वाज बाय द कॉलिजन विद गैसेस। और उस पे जो चार्ज था वो क्या था? इंटीग्रल मल्टीपल था। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई। समझ में आ गया? और Q इज इक्वल टू एन ई, और n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो यही चीज था मिलिकन्स का थ्योरी यानी एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप apparatus was measuring the E value, ठीक है। In the chamber, the forces acting on the oil drops are gravitational, electrostatic due to electric field and viscous drag force when the oil drop is moving, ठीक है। viscous जो फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स, वही उसी से क्या होता है, वो ऐसे फिसल करके इसमें जाके छेद से, होल से वो नीचे गिर जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, उस अब एक्सपेरिमेंट से जो कुछ कुछ चीज का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके बताया गया है, जो आप लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसके पास जो टोटल अब्सोल्यूट चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास -1.60 गुना 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है उसके पास कितना होता है? +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि ये प्लस माइनस कट करके जो बचेगा वो 0 हो जाता है। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास -1 और प्रोटॉन के बाद +1, ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होने की वजह से 0। अगर मास की बात करें तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 केजी इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो निगेटिव एरिया में सबसे बड़ा है। प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.67 गुना 10 के पावर -27 होता है। और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो 1.67 गुना 10 के पावर -27 होता है, ठीक है। अगर मास की बात करें, ठीक है, मास इन यूनिट, ठीक है, जो यूनिफाइड यूनिट है, और ये केजी में बताया गया है। तो यहाँ पे 0.00054, 1.00727, 1.0086, और ये इलेक्ट्रॉन का 0, बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली मास पर यूनिफाइड जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वेर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द distribution of these charged particles in an atom, although some of these models were not able to explain the stability of atoms. Two of these models were proposed by the J.J. Thomson and the other proposed by the Ernest Rutherford are discussed below. ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जे थॉमसन मॉडल समझते हैं जे थॉमसन मॉडल। अब जे थॉमसन मॉडल में क्या है? जे थॉमसन 1898 में proposed that an atom possesses an spherical shape, radius approximately 10 into power -10 मीटर। एक एटम का जो रेडियस होता है वो लगभग 10 के पावर -10 मीटर, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, जिसमें क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। The electrons are combined into it in such manner as given the most stable electrostatic arrangement. Most stable electrostatic arrangement, ठीक है, most stable electrostatic arrangement। अब उसके बाद है many different names are given of this model, plum pudding, rising pudding और watermelon। अब कहने का मतलब क्या है इनका, समझो ध्यान से। जे थॉमसन ने कहा कि एक स्फेरिकल शेप का कोई चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे प्लस चार्ज जो है ढेर सारे ऐसे इसमें इम्बिडेड होते हैं। प्लस चार्ज क्या होता है? इम्बिडेड होती है। अब इस तरीके से देखने में लग रहा है कि कोई एक तरबूजा है, तरबूजा में जो ऐसे काले काले छोटे छोटे क्या होते हैं? बीज होते हैं। उसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं या प्लम पडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और ये जो सरफेस है ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ठीक है, ये जो क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? निगेटिव है। अब इसी वजह से ये पॉजिटिव होने की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये स्फीयर क्या हो गया? एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। समझ में आएगा? ये पॉजिटिव और निगेटिव
हमको कहाँ से जे थॉमसन यानी स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल गया। उसके बाद आगे देखो, दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज पडिंग और वाटरमेलन पॉजिटिव चार्जेस विद द प्लम्स और सीड यानी सीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो होती है वो प्लम्स की तरह होती है और सीड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है एम्बेडेड इनटू इट, जो मैंने बताया अभी। An important feature of this model that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed. इसमें ये बताया गया है, इससे एज्यूम किया जाता है कि मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, यानी कि पूरा एटम में मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके इस मॉडल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये मॉडल उतना ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, क्या क्या नहीं, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन हो गया, न्यूट्रलिटी क्या हो गया, एक्सप्लेन हो जाएगा। न्यूट्रलिटी कैसे एक्सप्लेन हुआ वो तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही उसके पास निगेटिव है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो गया। उसके बाद देखो, बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ द लेटर एक्सपेरिमेंट्स, थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। इनको जो मिला है वो नोबेल प्राइज है इन फिजिक्स 1906 ईस्वी में, याद रखना। एंड हीज थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज पर था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। चलो अब इसको थोड़ा सा और मिलिकन्स में था, इसमें एक्सरे वगैरह जो खोजा गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मिलिकन्स थ्योरी से ही मिलिकन्स जो ऊपर पढ़ रहे थे उसी चीज का एक पार्ट है। In the later half of the 19th century, different kind of rays were discovered beside those mentioned earlier. उसके बाद देखो विल्हम रोएंटजेन, ठीक है, विल्हम रोएंटजेन जो थे, रोएंटजेन जो साइंटिस्ट थे वो 1895 showed that the when electron strike a material, when an electron strike a material, the material in the cathode ray tube produce a ray which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode rays tube। ठीक है, ये बात इन्होंने पहले से ही वैसे पता था, जबकि ये कहना क्या चाह रहे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मटेरियल पे कैथोड रे के ट्यूब में स्ट्राइक कर रहा है और वो फ्लोरिसीन एक फेनोमेना होती है जो काउज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरिसेंट मटेरियल में। अगर फ्लोरिसेंट मटेरियल होगा तो फ्लोरिसेंट एक डाई होती है, ठीक है, वो काउज करता है एंड प्लेस आउटसाइड द कैथोड रेज एंड ट्यूब। ठीक है, कैथोड रेज ट्यूब सिंस, इसीलिए देखो रोएंटजेन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द रेडिएशन, अब रोएंटजेन नेचर ऑफ रेडिएशन नहीं जानते थे। ही नेम दैट एक्सरे, अब उस तरह के लाइट को जो फ्लोरिसेंट फेनोमेना काउज कर रहा था तो उन्होंने उस तरह के लाइट को क्या कह दिया, एक्सरे कह दिया। द नेम स्टिल इज कैरीड ऑन, और अभी तक हम लोग उस चीज को क्या कह रहे हैं, एक्सरे कह रहे हैं। और ये कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब से ये आउटसाइड आ रहा था। It was noticed that X-ray are produced effectively when electrons strike the dense metal anode targets and are not deflected by the electric and magnetic field। अब ये जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं करता है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू द मेटल एंड दैट इज रीजन यूज इन स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से इसका यूज किस में किया जाता है, पढ़ने में किया जाता है, इंटरनल चीज को। जैसे कि मान लो कोई इंसान का एक्सरे करना है, हड्डी टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज इससे किया जाता है। और इसका जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है 0.1 नैनोमीटर, पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर। उसके बाद देखो हेनरी बैकरल ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच इमिट रेडिएशन। अब हेनरी बैकलर बता रहे कुछ ऐसे एलिमेंट होता है जो रेडिएशन करता है, देयर ओन एंड नेम्ड हिज दिस फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी बैकवेल ने किस बात का जिक्र किया है, रेडियो एक्टिविटी, एंड द एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, दिस फील्ड वाज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, और उसके बाद है पायर क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडी। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट थ्री काइंड ऑफ द रेज, दैट इज अल्फा, बीटा नेगेटिव एंड गामा नेगेटिव, आर इमिटेड। Rutherford found that alpha particles, यानी simply alpha, beta और gamma. Alpha particles consist of the high energy particles carrying 2 units of the positive charges. 2 units of positive charges. ठीक है, ये alpha rays की बात कर रही है। उसके बाद and the 4 unit of atomic masses and 4 unit of atomic masses. He concluded the alpha particles are helium nuclei as alpha particles combined with 2 electrons yielding helium gas. ठीक है, कह रहे हैं कि जो जैसे कि मान लो हीलियम है, ठीक है, हीलियम कंक्लूडेड दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्ली। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्ली होता है,
एज व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कंबाइन विद टू इलेक्ट्रॉन्स, जब अल्फा पार्टिकल टू इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, हीलियम गैस बनाता है। एंड बीटा रेज आर निगेटिवली चार्ज, बीटा रेज आर negatively charged particles similar to electrons. The alpha rays, the gamma rays are high energy radiations like X-ray and are neutral in nature and do not consist of the particle. As regard the penetrating power of alpha are the least. अल्फा के पास क्या होता है, सबसे कम होता है, followed by the beta rays and जैसे कि 100 times than alpha rays, बीटा का क्या होता है 100 टाइम्स देन अल्फा रेज, एंड गामा का क्या होता है 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज, लेकिन सबसे कम किसका होता है, अल्फा का। ठीक है, चलो फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल हम लोग एटम का उसका देख लेते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये टॉपिक का नाम हुआ, तो अब इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है जानने का। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे क्या है, रदरफोर्ड एंड हीज स्टूडेंट हैंस जीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन बॉम्बार्डेड वेरी थीन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। ये जो करते हैं रदरफोर्ड और उनके जो स्टूडेंट थे दो ठो, उन्होंने क्या किया, अल्फा रेज का बम्बार्डमेंट करते हैं। ठीक है, अल्फा रेज का क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, किस चीज पे, गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, रदरफोर्ड्स फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड किस बात के लिए फेमस है, किस बात के लिए फेमस है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर, जो नीचे फिगर में बताया गया है, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थीन फॉइल। ठीक है, थिकनेस कितना था, 100 नैनोमीटर के आसपास। अब जितना हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल को क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से लेकर के वो डायरेक्ट बम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, एक गोल्ड मेटल फॉइल पे जिसका थिकनेस कितना है, 100 नैनोमीटर। द थीन गोल्ड फॉइल हैड सर्कुलेटेड फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, इसके पास क्या था, फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, अराउंड में ऐसे करके लगा दिया गया था। Whenever alpha particles is struck the screen, teeny flash of the light was produced at that point. अगर मान लो कि वो फ्लोरेसिंग पे इस पे पड़ा, तो जिस वजह से क्या होगा, एक टीनी छोटा सा, एकदम छोटा सा स्पार्क बनेगा। ठीक है, फ्लैश लाइट की तरह जलेगा। The results of this scattering experiments were quite unexpected. According to the Thomson model of the atom, the mass of the each gold atom in the foil should have been spread evenly over the entire atom, and the alpha particles had enough energy to pass directly through such a uniform distributed mass. ठीक है, कहने का मतलब है कि इनके पास मान लो कोई एक एटम है, तो अल्फा पार्टिकल के पास इतना कैपेसिटी है, ये सारा मतलब एटम को छेद करके ऐसे पेनिट्रेट करके पास कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या है, it was expected that the particles will slow down and changes direction only by the small angles as they pass through the foil. It was observed that, अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई एक ऐसा एटम है उसमें से अल्फा रेज जा रही है, तो वो थोड़ा सा ही एंगल अपना चेंज करके रास्ता को क्या करेगा, थोड़ा सा बदल सकता है। तो आगे कुछ कंक्लूजन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब कोई गोल्ड फॉइल है, तो जैसे कि ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से क्या किया, अल्फा रेज आया, ये गोल्ड फॉइल है, ऐसे करके मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, ऐसे छेद करके भाग गया। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। अब कुछ कुछ अल्फा जो रेज थे वो स्मॉल एंगल पे क्या क्या हो गए, वो डिफ्लेक्ट हो गए। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया वैसे ही वापस आया, यानी 180 डिग्री पे वो वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रॉ अ फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये क्या है आपका, ये गोल्ड फॉइल का एटम है। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल ऐसे करके पास कराया जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है, सीधे गया, सीधे चलते चल गया। ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, थोड़ा सा एंगल बना करके क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। और कुछ पार्टिकल जैसे कि ये पार्टिकल क्या है, एंगल बना के गया, हो गया। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो सीधे गया और 180 डिग्री पे वापस आ गया। लगभग 20,000 रेज अगर वो फेंके उन्होंने, तो उसमें से एक ही अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे वापस आया है। ठीक है, अब इनका कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इन्होंने पहला बात क्या बताया कि जो एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, खाली होता है।
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, जिस वजह से क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो है ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पास कर गया विदाउट डिफ्लेक्शन का। अब फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड, अब कुछ कुछ पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या थे, डिफ्लेक्टेड हो गया था। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम is spread throughout the atom as Thomson and has presumed. The positive charge has to be concentrated in very small volume and repelled and deflected the positively charged of the particle. कहने का मतलब यह है कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि छोटा सा एटम के बीच में कोई ऐसा गोल सा तगड़ा सा चीज है जो अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, छोटे से एंगल पे डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक है। Calculations of Rutherford show that the volume of occupied by the nucleus is negligible, small as compared to the total volume of the atom. अगर मान लो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इतना है और उसका न्यूक्लियस कितना दूर होगा, इतना दूर, समझ आया, इतना बड़ा एटम और उसका न्यूक्लियस इतना छोटा, ठीक है, इसका न्यूक्लियस कितना छोटा, इतना छोटा, तो ऑब्वियसली भाई एटम की अपेक्षा में इसका वॉल्यूम क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 के पावर माइनस 10 मीटर, वाइल द अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर। वन कैन बी अप्रिशिएटेड विद डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग दैट इफ a cricket ball represented a nucleus then the radius of देखो 5 किलोमीटर का मान लो कोई ये क्या है, ऐसे करके मान लो 5 किलोमीटर, एक सेकेंड, 5 किलोमीटर का कोई ये ग्राउंड है क्रिकेट का, उसमें जो क्रिकेट का गेंद होता है ऐसे रख दिए सेंटर में, तो यही हो गया एक न्यूक्लियस जैसा, कि सोचो कितना वॉल्यूम बॉल का और कितना वॉल्यूम उस फील्ड का है। ठीक है। उसके बाद अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि देखो उन्होंने कहा है द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ मास ऑफ द एटम्स डेंसली कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। अब उस जिसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जिस छोटे सी जगह में कैद होती है, उस छोटे सी जगह को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है। उस पोजीशन को क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने। The nucleus is surrounded by the electrons that move around the nucleus with a very high speed and circular path called orbits. अब रदरफोर्ड कह रहे हैं कि जो कोई ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो जब मूव कर रहा होता है तो इस सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उसके पास स्पीड की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा होता है। Thus, Rutherford's model of the atom resembles that the solar system in which the nucleus play a role of sun and the electrons that are revolving the planet. मान लो सोलर सिस्टम में ये सन है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, ये सन है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट है, जिसमें यहाँ पे धरती, यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे मंगल, यहाँ पे कुछ और, इस तरीके से रोटेट हो रहा होता है। तो सेम चीज न्यूक्लियस में भी ऐसे रदरफोर्ड ने इन्होंने बताया है। अगला कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। अब जो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्लस चार्ज, बाकी चारों तरफ जो होती है वो निगेटिव चार्ज, तो ये प्लस चार्ज, बाकी ऑर्बिट में निगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। चलो अब देखते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। The presence of positive charge on the nucleus is due to the protons in the nucleus। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी न्यूक्लियस पे तो वो किसके वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से हो रहा है, न्यूक्लियस की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू द, यहाँ पे देखो एज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल टू द इक्वल बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों का नंबर क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन नेचर कैसा होता है, दोनों का अपोजिट, एक माइनस एक प्लस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब जितना प्रोटॉन नंबर होगा, जितना प्रोटॉन नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, और जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, एच जेड से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन that is 1 and the sodium that is 11, therefore the atomic number of 1 and 11 respectively, in order to keep the electrical neutrality।
अब जब इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों सेम है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या होता है, न्यूट्रल होती है। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जेड के बाद। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन दैट इज 1, सोडियम दैट इज 11। तो इसके पास दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। आप देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज टर्म्ड एज मास नंबर, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को क्या कहा जाता है, मास नंबर, और उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए बराबर क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका क्या, मास नंबर। अब समझते हैं आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। Isobars and isotopes. The composition of any atoms can be represented by using the normal element symbols with a superscript on the left hand and side atomic mass and number and a subscript that is Z on the left hand side as a atomic number, ठीक है। रिप्रेजेंट किसी एलिमेंट को कैसे करते हैं, मान लो कोई एलिमेंट X है, ये आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। तो Z को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और ए को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। तो ये ऊपर में एटॉमिक मास लिखाएगा, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखाएगा, ठीक है। आइसोबार क्या कहता है, आइसोबार क्या कहता है, आइसोबार आर द एटम विच हैव सेम मास नंबर, ठीक है, जिसके पास सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार में मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का क्या है, मास नंबर 14 है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, 6-7 है, ठीक है। ऑन अदर हैंड द एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। जब एटॉमिक नंबर बराबर हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। It is evident that difference between isotopes is due to the presence of different number of neutrons. Neutrons की डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, आइसोटोप्स का जन्म हो जाता है। चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंसिडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेन 99.98% ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रोटियम, ठीक है। इसमें मास नंबर क्या हो रहा है, बदल रहा है। द रेस्ट परसेंटेज एक ड्यूटीरियम, ठीक है, जिसमें मास नंबर 2 है, एंड ट्राइटियम मास नंबर क्या है, 3 है। The inner isotopes is founded in founded trace amount of the earth. Other example of commonly occurring isotopes are carbon atoms containing 6, 7, 8 neutrons beside 6, यानी कि कार्बन में देखो एटॉमिक मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम है। क्लोरीन में भी क्या एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर बदल रहा है। Lastly, an important point mentioned regarding the isotopes, chemical properties of an atom are controlled by the number of electrons. अब जितना भी एलिमेंट है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो कंट्रोल प्रोटॉन नहीं करता है, वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। The number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of an element. Therefore, all the isotopes of given element show some chemical behavior. ठीक है। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम देख लो कैसे करना है। प्रॉब्लम में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर में है मास नंबर, तो मास नंबर 80 है यानी कि, और उसके बाद एटॉमिक नंबर 35 है, तो आप 80 में से 35 माइनस करोगे तो 45 हो जाएगा। ये कितना, क्या इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रख लो। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आप कर लोगे घर पे बैठे बैठे। अब इसका ड्रॉबैक समझ लेते हैं। भाई ड्रॉबैक क्या है, as you have learned about the Rutherford nucleus model of atom like a small scale scalar system with nucleus playing the role of the sun, ठीक है, role of the massive sun and electrons being similar to the lighter planets. When classical mechanics applied the solar system, it showed that planet describe well-defined orbits around the sun. The gravitational force between the planets by the expression G into m1 m2 by r square, m1 m2 the masses and r is the distance between the separation of the mass, and G is the gravitational constant.
The theory can also be calculated precisely by the planetary orbits, and these are arranged agreement with the experimental measurement. Similarly, between the solar system around the nuclear model suggested electrons should move and move around the nucleus in a well-defined orbit. Further, Coulombic force K into Q1 Q2 by R square are the charges. Q1 Q2 are the charges, and R is the distance between the charges, and K is the proportionality constant between the electrons and nucleus is mathematical similar gravitational force. When the body is moving in the orbit it undergoes acceleration even if moving with the constant speed in an orbit because changing the direction. So the electron in the nucleus model describing the planet like orbits is under the acceleration. According to the electromagnetic theory, Maxwell, the charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation. अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा वो निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है. दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्लैनेट does not exist in the planets. They are unchanged. Therefore, an electron is in orbit will emit radiation, and energy carried by the radiation come out from the electronic motion. इलेक्ट्रॉनिक मोशन से क्या होता है, रेडिएशन एनर्जी आती है. द ऑर्बिट विल बी दस कंटिन्यूस श्रिंक. ऐसे में क्या होगा, ऑर्बिट एक दिन ऐसा होगा कि सारा एनर्जी रेडिएट हो जाएगा और ऑर्बिट श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. एंड इलेक्ट्रॉन ओनली 10 के पावर -8 टू स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन. और जबकि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन से सारा एनर्जी रेडिएट नहीं होता है. ठीक है. Thus the Rutherford model can not explain the stability of atom. If the motion of the electron is described on the basis of classical mechanics, the electromagnetic theory, you may ask, since the motion of electrons in orbit is leading the instability of atom, then why not consider an electron is stationary? क्यों नहीं ऐसा समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है. क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ थियोरेटिकल साइंस बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. इट स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशंस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. आगे देखो क्या है. Around the nucleus, if the electrons were stationary, an electrostatic attraction between the dense nucleus and electrons would pull the electrons towards the nucleus to the form miniature versions Thomson's model of atoms. Another serious drawback of the Rutherford model is that says that nothing about distributions of electrons around the nucleus and energies of these electrons. देखो, उन्होंने रदरफोर्ड में क्या बताए थे कि रदरफोर्ड का कहना है कि जो कोई प्लैनेट है, ठीक है, सन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट है. अब ऑर्बिट में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, प्लैनेट है. ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उसमें घूम रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि एटम में घूम रहे होते हैं. तो सेम सेम. तो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से लग रहा होता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. उसी तरह कोलम्बिक फोर्स क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है. ठीक है, आर स्क्वायर होता है. तो आर स्क्वायर यानी कि दोनों का देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जहां पे है वो मूव कर रहा है, तो मैक्सवेल कह रहा है कि ये जो है मूव करेगा तो ये रेडिएशन होगा, एनर्जी इससे रिलीज आउट होगी. अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. सिकुड़ने से क्या होगा, पूरा एटम ही नष्ट हो जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. और ये बात को रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया. ठीक है. दूसरा ये भी नहीं बता पाया कि टोटल उसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कि सारा ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है कि अलग अलग होता है. ठीक है, ये बात नहीं बता पाए. और प्लस एटम यानी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है, ये भी बात भी, एनर्जी का भी कुछ भी जिक्र इलेक्ट्रॉन का नहीं किया गया. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, डेवलपमेंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करो.